वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 8 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी एक होता है वो भी। ये तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं ताकि इनसे बिज़नेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, प्रॉफिट का पता चलता है, कैश फ्लो का पता चलता है, एसेट्स वगैरह का, लाइबिलिटी वगैरह का, इन तमाम चीज़ों का पता चलता है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन थोड़ा इनके अंदर फ़र्क है। अब इस फ़र्क को समझते हैं। दोनों एक ही फॉर्मेट में बनते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाना जिनका मकसद नहीं होता वहाँ बनता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा कमाती हैं, जैसे कि कंपनीज़ हैं या पार्टनरशिप वगैरह हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस को शो करता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है वो समराइज़ जो है वो समराइज़ तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन की, यानी शो करता है कि कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, एक ख़ास पीरियड के लिए बनता है जिसको अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है, यानी एक ख़ास अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनेगा, यानी 2020 का अकाउंटिंग पीरियड है या 2090 का, इस तरह से। अब कुछ रूल्स को दोबारा देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के, जो लेक्चर 5 में आते हैं। एक्सपेंडिचर को देखते हैं। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है डेबिट साइड पे, डिक्रीज़ होता है क्रेडिट साइड पे। इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज़ होती है डेबिट साइड पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशंस को समझते हैं, कुछ एक्सपेंसेस मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? जो सामान बेचा आपने उसकी जो कॉस्ट आई उसकी ख़रीदने में वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। फॉर एग्जांपल 80 रुपये का कोई सोप ख़रीदा और उसको बेचा 100 रुपये में, तो ख़रीदने की कॉस्ट क्या आई थी? 80 रुपये। तो 80 रुपये उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई और आपने बेचा उसको 100 में। सेलिंग प्राइस 100 हो गई लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई उसकी 80। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिज़नेस के लिए जो यूज़ होते हैं, जैसे कि सैलरीज़ हो गई या बिल वगैरह हो गए। ये तमाम चीज़ें जो है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव कहा जाता है। और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो डायरेक्टली सेल के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि जैसे सेलमैन को कमीशन देते हैं, तो इस तरह करके जितने भी सेल के साथ जुड़े हुए एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहा जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वो होता है जैसे इंटरेस्ट या चार्जेस वगैरह जो है लोन के ऊपर पे किया जाता है बैंक को, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अच्छा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो समराइज एक रिकॉर्ड शो करता है एक्चुअल रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट का और पेमेंट का, समराइज तौर पे एक रिकॉर्ड शो करता है ये। अब सैम्पल समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको एक सैम्पल दिखाया जा रहा है, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और भी डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ एक सैम्पल है उसको समझते हैं। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम होगा, कोई भी कंपनी का नाम है वो लिख दिया जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा फॉर द पीरियड एंडिंग, जो भी पीरियड है, जैसे 2020 है तो वो लिख दिया जाएगा। उसके अलावा इस वाले फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट साइड ये दोनों अलग अलग हैं। पार्टिकुलर लिखा जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा दोनों साइड पर। अच्छा, यहाँ डेबिट साइड पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ सेल, ये वो कॉस्ट है जो बेचने के लिए आई, जो सामान बेचने पर जो कॉस्ट आई है वो आई, यानी इतने का सामान था जो सामान बिका है। और इनकम जो आई यानी सामान बेचने के बाद जो इनकम मिली वो मिली 1 लाख रुपये। तो इनकम में से जब माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल को तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, वो आ गया 40,000। और यहाँ टोटल अमाउंट लिखा हुआ है इन दोनों का टोटल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का, वो है 1 लाख। और यहाँ पे 1 लाख टोटल अमाउंट ऐसे लिख दिया। अब नीचे जो है यहाँ लिखे हुए हैं हमारे सामने ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को लिख लिया, जो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया था इसको यहाँ लिख लिया। ग्रॉस प्रॉफिट में से दूसरे एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे, एडमिन एक्सपेंसेस निकाला जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस निकाला जाएगा और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जब ये तमाम एक्सपेंसेस निकाल लिए जाएंगे तो फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि आ रहा है 15,000। और उसके बाद फिर यहाँ नीचे टोटल लिख दिया गया, इसका भी टोटल लिख दिया गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये यहाँ भी नीचे टोटल लिख दिया गया। हो सकता है अभी आपकी समझ में ना आया हो पूरी तरह से, लेकिन आगे डिटेल आती रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का फार्मूला समझते हैं क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट का जो फार्मूला वो है इनकम में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे, यानी जो चीज़ बिक रही है
उसकी सेल की जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो बहुत ईजिली निकल जाता है। उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो आ गया होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आया होगा हमारे सामने इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ सेल में से, उसमें से फिर मुख्तलिफ एक्सपेंसेस निकालेंगे, जैसे कि एडमिन एक्सपेंसेस निकाल दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल दिया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकाल दिया, तो फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा और ये फाइनल प्रॉफिट होता है। इसके बाद फिर कोई एक्सपेंस नहीं निकलता। अब इस इनकम स्टेटमेंट का जो है एक सैम्पल दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले नेम आ जाता है एंटिटी का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी पीरियड होगा वो डाल देंगे, जैसे 2020 है ईयर तो वो डाल देंगे। उसके अलावा पार्टिकुलर्स लिखेंगे और यहाँ अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे भी अमाउंट लिख दिया जाएगा और रुपीज़ लिख देंगे यहाँ, क्योंकि रुपीज़ के अंदर हो रहा है। अगर डॉलर होता तो यहाँ डॉलर लिख दिया जाता। अच्छा, सबसे पहले इनकम, सेल्स या रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, एक ही बात है। इनकम भी एक ही चीज़ है, सेल्स भी और रेवेन्यू भी। अगर सेल्स होती है तो फिर जाहिर बात है सेल्स लिखी जाएगी। 1 लाख की सेल हुई, उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यानी जो सामान बिका उसकी कॉस्ट को 60,000 का वो सामान था उसको लेस करेंगे। और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करते हैं माइनस को शो करते हैं ब्रैकेट्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 40,000 का। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आ गया है उसमें से और एक्सपेंसेस निकालने हैं, लेस करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस को भी निकालेंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को भी निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 25,000 का। और फिर 25,000 अमाउंट आ गया हमारे पास। और फिर जो अमाउंट अच्छा ये जो 25 अमाउंट है ये इन तीनों को कंबाइन करके आया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, इन तीनों को कंबाइन करके आया है। तो 25 अमाउंट हमने लिखा और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने 25,000 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। ये फाइनल प्रॉफिट है। इसके बाद फिर कोई और एक्सपेंस माइनस नहीं होता। अच्छा, रिकग्नाइजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किस तरह से रिकग्नाइज़ किया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर को? इनकम को रिकग्नाइज़ करना चाहिए या रिकॉर्ड करना चाहिए ऐसे वक्त पे जब गुड्स जो है वो बिकते हैं या सर्विस जो है वो दी जाती हैं, तो तभी इनकम को रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए हमें। जब हमारा सामान बिक गया तो हमने उसको रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए कि हमारी इतनी इनकम है। 1 लाख का सामान बिका तो हमारी 1 लाख इनकम हो गई। एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज़ करना चाहिए व्हेन बेनिफिट रिलेटिंग टू दैट एक्सपेंस हैज़ बीन ड्रॉन, जब उस एक्सपेंस से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो ले लिया गया है तो तब जो है वो उसको भी रिकग्नाइज़ या रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।